KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके परिचय में देखेंगे। वृक्ष मानव के हितैषी आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। विकास की दौड़ के वशीभूत होकर मानव ने कुल्हाड़ा चलाकर स्वर्ण अर्जित करने के लिए हरे सोने को काट डाला। इस प्रकार सघन हरितिमा, सुगत छाया और धरती का श्रृंगार नष्ट करके मानव ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। और इस प्रकार से आदि मानव के पालन पोषण तथा आर्थिक उन्नयन में वनों का विशेष योगदान रहा है। प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक संसाधनों में सबसे उपयोगी एवं महत्वपूर्ण उपहार हैं। प्राकृतिक वनस्पति से आशय उन पेड़ पौधों और झाड़ियों से लगाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से स्वतः उगती हैं। इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति किसी स्थान की मिट्टी, तापमान एवं वर्षा पर निर्भर करती हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वन, घास भूमियाँ तथा झाड़ियाँ सम्मिलित होती हैं। जीव जंतुओं का जीवन वनस्पति से प्राप्त ऊर्जा पर ही निर्भर है, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। और इस प्रकार से वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के साथ साथ प्रदूषण पर भी प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। और यही कारण है कि वनों को राष्ट्र की अमूल्य निधि कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र हरित आवरण को बनाए रखने के लिए इस हरित स्वर्ण की सुरक्षा के उपाय करने में जुटा है। आइए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय वनों के प्रकार। प्रकृति ने वनों के रूप में भारत को विशाल संपदा प्रदान की थी, परंतु स्वार्थी मानव ने अपने स्वार्थवश इस हरे सोने को काटकर नष्ट कर डाला है। वर्तमान में भारत के कुल क्षेत्रफल के 24.39% क्षेत्र पर ही वन उगे हुए हैं, जबकि देश की जनसंख्या के अनुसार देश के 33% क्षेत्रों पर वनों का विस्तार होना चाहिए। भारत में पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, जलवायु एवं वर्षा की मात्रा वनों में विविधता उत्पन्न कर देती हैं। भारत में निम्न प्रकार के वन उगते हैं। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। भारत के जिन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, लंबे, सघन तथा कठोर लकड़ी वाले वृक्ष उगते हैं। इन वनों में निश्चित अवधि में पतझड़ नहीं होता। इन वनों के वृक्ष साल भर हरे भरे बने रहते हैं, अतः इन्हें सदा हरित वन कहा जाता है। इन वनों में 60 से 65 मीटर तक ऊंचे ताड़, महोगनी, सागौन, सिनकोना, रोजवुड आदि के वृक्ष उगते हैं। भारत में इन वनों का विस्तार कर्नाटक, केरल, पूर्वी घाट एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से इन वनों का महत्व सीमित है। और नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आइए देखते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है।
कम वर्षा वाले भागों में उगने के कारण इन वनों के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वाष्पीकरण से बचने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन वनों को पतझड़ वाले वन कहा जाता है। इन वनों में छोटे आकार के उपयोगी लकड़ी वाले साल, सागौन, शीशम, आम, नीम, हल्दू, खैर, चंदन आदि के वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार भारत में इन वनों का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर उपयोगी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिमी घाट एवं केरल राज्यों में पाया जाता है। और इस प्रकार से ये वन आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। इन वनों को काटकर अब खेती की जाने लगी है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे भारतीय वनों के प्रकार का ये मानचित्र है, जिसमें भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के वनों को भली भांति इसमें दिखाया गया है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन हम लोग देखेंगे कि इधर पश्चिमी तटीय इलाकों में, ये पश्चिम का जो इलाका है ये यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये इस इलाके में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये वन भारत में काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं उत्तर में पंजाब से लेकर के और दक्षिण के भारत, या कह लीजिए दक्षिणी भारत के कन्याकुमारी तक, और फिर ऐसे ऐसे ये पूरे उत्तर भारत में ये वन पाया जाता है। ठीक, ये पूरा इलाका उष्णकटिबंधीय, पूरा इलाका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कटीले वन। कटीले वन, ये जो डॉट डॉट की जो लाइन बनी हुई है, ये कटीले वन यहाँ पाए जाते हैं और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे ज्वारीय वन। ठीक, ज्वारीय वन, और इस इलाके में भी ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वन है हिमालय की वनस्पति। आइए देखते हैं हिमालय की वनस्पति जो है, इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं। हिमालय की वनस्पति का मतलब पर्वतीय वन। ये उत्तर का जो पर्वतीय इलाका है, इस क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर पूरा, उसके बाद पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर उसके बाद ये सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इस इलाके में ये हिमालय वनस्पति पाई जाती है, या कह लीजिए पर्वतीय वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। आइए इसको समझते हैं। ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थलीय एवं उष्ण क्षेत्रों में प्रकृति ने वृक्षों को उष्णता एवं पशुओं को बचाने के लिए कांटे प्रदान किए गए हैं। ये वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं तथा इन्हें कांटेदार वन कहा जाता है। इन वनों में बबूल, खजूर, खेजड़ी, नागफनी एवं रामबास के वृक्ष उगते हैं। और इस प्रकार से भारत में इन वनों का विस्तार राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ये वन आर्थिक दृष्टिकोण से कम उपयोगी होते हैं। आगे चलते हैं डेल्टाई वन। आइए देखते हैं। नदियों के डेल्टाओं में जहाँ
सागर के ज्वार का खारा जल पहुँचता है वहाँ मैंग्रोव के वन उगते हैं। इन्हें डेल्टाई वन या वेलांचली व अनुवन भी कहा जाता है। ये वृक्ष कठोर लकड़ी तथा क्षारीय छाल से युक्त होते हैं। कठोर लकड़ी का प्रयोग नाव बनाने तथा छाल का उपयोग चमड़ा पकाने में किया जाता है। इन वनों में ताड़, नारियल, गोरेन, फोनिक्स आदि वृक्ष उगते हैं और इस प्रकार से भारत में इन वनों का विस्तार गंगा, महानदी, गोदावरी एवं कृष्णा आदि नदियों के डेल्टाओं में पाया जाता है। इन वनों में अनेक वन्य जीव निवास करते हैं और भारत में इन वनों का क्षेत्रफल 6,740 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। आइए देखते हैं। हिमालय पर्वत पर मिट्टी, जलवायु एवं वर्षा के वितरण में अंतर उत्पन्न होने पर वनों की किस्मों में अंतर उत्पन्न होता जाता है। भारत में इन वनों का विस्तार असम से कश्मीर तक मिलता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान और वर्षा की मात्रा में अंतर आ जाता है। हिमालय पर ये वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार एवं पतझड़ वाले वन उगते हैं। 1500 से 2500 तक शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन उगते हैं। इनमें चीड़, ओक, देवदार, स्प्रूस, पर्च और मैपल के वृक्ष उगते हैं। 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक कोड़धारी वन उगते हैं। आगे है भारत में वन आवरण। आइए देखते हैं। भारत में 23.28% भूभाग पर ही वन है, जो देश की जनसंख्या के अनुरूप कम है। राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण अलग अलग हैं। वन क्षेत्र राजस्व विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र हैं, चाहे वहाँ वृक्ष हों या ना हों, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पति का वह झुरमुट है जो वास्तविक रूप से वृक्षों से आवृत है। वन क्षेत्र की जानकारी राज्य सरकार के राजस्व विभाग से, जबकि वन आवरण की जानकारी वायचित्रों या उपग्रहों के लिए चित्रों से प्राप्त होती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार वास्तविक वन आवरण मात्र 21.05% है, जिनमें से 12.29% क्षेत्र पर सघन वन तथा 8.75% क्षेत्र पर विवृत वनों का विस्तार है। इन क्षेत्र तथा वन आवरण में राज्यवार भिन्नताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप वन रहित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 86.93% भूभाग वनों से आच्छादित है और इस प्रकार से 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि हैं। इन राज्यों में वनों को कृषि क्षेत्र निगल गए हैं। पंजाब और हरियाणा में वृक्षों को काटकर कृषि फार्म विकसित किए गए हैं। जिन राज्यों में 10 से 20% भूभाग पर वन उगे हैं, उनमें तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल प्रमुख है। 20 से 30% भूमि वाले वन क्षेत्र राज्य गोवा, तमिलनाडु, दादर नगर हवेली तथा उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। वन क्षेत्र की तरह वन आवरण भी राज्योवार भिन्न है। आगे है भारत के मात्र 15 राज्यों में कुल भूमि के 33% भूभाग वनों के अंतर्गत हैं। भारत में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए इसके भूभाग के 33% क्षेत्र पर वनों का साम्राज्य होना आवश्यक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वन और जनजीवन। आइए देखते हैं। वन क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के जीवन का आधार वन ही है।
ये उन जनजातियों को आवास, रोजगार, रोटी रोजी और जीवन शैली प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वृक्ष इन जातियों को जलवान की लकड़ियाँ, फल, औषधियाँ, तेंदुपत्ते, गोंद, लाख, शहद तथा अन्य उपयोगी उत्पाद सुलभता से मिल जाते हैं। जनजाति समुदायों के वनों से प्राप्त पदार्थों से कलात्मक वस्तुएं बनाकर धन अर्जन करते हैं। वन जनजातियों के जनमानसों के लिए आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में 593 जनपदों में से 188 जनपद जनजातीय हैं, जो भारत के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% है। ये सभी जनजातीय जनपद वन संपदा के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध है। वन और जनजातीय परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना संभव नहीं है। सरकार को जनजातियों को वन संरक्षण कार्य के व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। आगे है वन संरक्षण। वृक्षों को बचाना ही वन संरक्षण है। कहा गया है, वन है धरती माँ के रक्षक, करो ना इनको व्यर्थ निरर्थक। वृक्षों के अस्तित्व पर ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का अस्तित्व निर्भर करता है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1981 ईस्वी में वनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। वन संरक्षण का अर्थ है वनों का नियोजित ढंग से उपयोग के साथ वन क्षेत्र बढ़ाकर उनके विकास पर रोक लगाई जाना। सरकार ने वन संरक्षण के उद्देश्य से ही वन महोत्सव एवं सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम क्रियान्वित किए हैं। वनों का संरक्षण करके ही भारत को एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था प्रदान की जा सकती है। आगे हम लोग देखेंगे भारत में वन संरक्षण की आवश्यकता। आइए देखते हैं। भारत में वन संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है, जिसमें पहला है, वन राष्ट्र की अमूल्य निधि है, अतः राष्ट्र को इस मूल्य धरोहर का लाभ पहुंचाने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। और नेक्स्ट है, भारत के वन क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए तथा वनों का लाभ भावी पीढ़ी के लिए सुनिश्चित करने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। और नेक्स्ट है, वनों के अंधाधुंध विनाश को रोकने तथा उनका योजनाबद्ध ढंग से प्रयोग करने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। और नेक्स्ट है, भूक्षरण, बाढ़ एवं सूखे से सुरक्षा पाने तथा भूमि में जल के घटते स्तर को ठीक रखने के लिए संपदा के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। आगे है, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए वृक्षारोपण कर हरित पट्टियाँ बनाने के लिए वनों का संरक्षण करना नितांत आवश्यक है। और नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का प्रभावी उपाय ढूंढने के लिए वन संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। और आगे है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बढ़ते दुष्परिणामों से जनमानस को छुटकारा दिलाने तथा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। और आगे है, नेक्स्ट, वन वन्य पशु एवं पक्षियों के शरण स्थल हैं, अतः उनकी लुप्त होती नस्लों को बचाने के लिए वनों का संरक्षण करना आवश्यक है। और नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी को बचाने में वन बहुत सहायक होते हैं। आगे है, वन संरक्षण के उपाय। वन पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का संतुलन वनों पर ही निर्भर करता है, अतः वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। इसमें पहला है, वन महोत्सव एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर अधिक से अधिक पौधे
रोपने पर बल देना चाहिए। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र, प्रतिभूमि, नहरों और सड़कों के किनारे प्रतिवर्ष पौधे रोपने चाहिए। आगे है वृक्षारोपण को जन जन के लिए एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना देना चाहिए। और नेक्स्ट है वनों के उचित विदोहन एवं उपभोग पर बल दिया जाना चाहिए। और आगे है ईंधन तथा इमारती लकड़ी की उपयोग के नए विकल्प खोजे जाने चाहिए। वन उत्पादों पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिए। आगे है वनों के कटाव पर कानूनी रोक लगा देनी चाहिए। आगे है वृक्ष काटने के साथ उन्हें रोपना भी आवश्यक है। यह नारा जन जन में प्रसारित करा देना चाहिए। और आगे है वन प्रबंधन एवं संरक्षण के कार्यों में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और आगे है झूमिंग कृषि से वनों का भारी विनाश होता है और इस प्रकार से उस पर तुरंत प्रभावी रोक लगा देनी चाहिए। आगे है वनों में लगने वाली आग से होने वाले वन के विनाश को प्रभावी ढंग से रोका जाना चाहिए। और नेक्स्ट है वन प्रबंधन एवं वन संरक्षण के कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए। और नेक्स्ट है वन संरक्षण विज्ञान को व्यावहारिक रूप से विकसित कर देना चाहिए। और आगे है वनों को बुद्धिमत्तापूर्ण शोषण एवं सीमित उपयोग एवं सीमित उपभोग पर अधिकाधिक बल दिया जाना चाहिए। आगे है नेक्स्ट वनों को वन्य जीवों की शरण स्थली के रूप में विकसित करके उनका संरक्षण किया जा सकता है। और आगे देखेंगे हम लोग भारत में वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की गई, जिसमें 1988 ईस्वी में संशोधन किए गए, जिसका लक्ष्य वन संसाधनों का संरक्षण और विकास करना था। वनों के द्वारा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वन नीति में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए। पहला है देश में 33% क्षेत्र पर वृक्ष लगाकर वनों के क्षेत्रफल में 6% वृद्धि करना। और दूसरा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ साथ पारिस्थितिक असंतुलन क्षेत्रों में वनों का विकास करना। और तीसरा है राष्ट्र की धरोहर के रूप में वृक्षों का तथा जैव विविधता का आनुवांशिक संरक्षण करना। और तीसरा है मृदा क्षरण तथा मरुस्थल के प्रसार को रोकना। और आगे है बाढ़ और सूखा आपदा के प्रकोप को रोकना। और नेक्स्ट है सामाजिक वानिकी द्वारा वृक्ष लगाकर हरित आवरण में वृद्धि करना। नेक्स्ट है वनों का उत्पादन बढ़ाकर वनों पर आश्रित जनजातियों की समृद्धि के उपाय करना। और नेक्स्ट है वनों से ईंधन, इमारती काष्ठ, गोंद, लाख, चारा तथा अन्य उत्पाद प्राप्त करना। और नेक्स्ट है पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना। और आगे हम लोग देखेंगे वन संरक्षण हेतु उठाए गए कदम। वन संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। इसमें हम लोग सामाजिक वानिकी में देखेंगे वन संरक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया उसे सामाजिक वानिकी नाम दिया गया। सामाजिक वानिकी से आशय पर्यावरण, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन, सुरक्षा तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण करने से लगाया जाता है। और इस प्रकार से सामाजिक वानिकी का अर्थ समाज के जन जन को वृक्षारोपण कार्य से जोड़ना। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 से 79 ईस्वी में सामाजिक वानिकी का वर्गीकरण
निम्नवत किया है, जिसमें पहला है शहरी वानिकी। शहरी वानिकी से आशय नगरों के निकटवर्ती निजी तथा सार्वजनिक भूमि में वृक्ष लगाना था। इसके अंतर्गत पार्क, सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों तथा व्यापारिक स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया है तथा नगरों में हरित पट्टी का निर्माण करवाया गया। इन सभी की व्यवस्था और प्रबंधन का कार्य शहरी वानिकी को सौंपा गया। आगे है नेक्स्ट ग्रामीण वानिकी। ग्रामीण वानिकी का आशय खेतों की मेड़ों पर वृक्षारोपण करने तथा सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा देने से लगाया जाता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ लगाना, खेती तथा वानिकी साथ साथ करना, जिससे खाद्यान्न, चारा, लकड़ी और फलों का उत्पादन बढ़ सके। चारागाह, मंदिर, पंचायत घर, विद्यालय में वृक्ष लगाना सामुदायिक वानिकी है। आगे हम लोग देखेंगे फार्म वानिकी। कृषकों द्वारा अपने बड़े बड़े खेतों तथा फार्मों पर व्यापारिक महत्व के पौधे लगाना फार्म वानिकी है। वन विभाग छोटे तथा मझोले किसानों को निःशुल्क पौधे प्रदान करता है। इसके अंतर्गत खेतों की मेड़ों, चारागाहों और घर के औसत तथा पशुओं के बाड़ों में वृक्ष लगाए जाते हैं। वन्य प्राणी। विशाल वनों के सूनापन और निर्वता को जो पशु पक्षी भंग करते हैं, उन्हें वन्य प्राणी कहा जाता है। वनों में सर्वत्र विचरण करने वाले पशुओं को तथा वृक्षों की डालों पर चहचहाते पक्षियों को देखना अच्छा लगता है। वन्य प्राणी भारतीय वनों की अमूल्य धरोहर है। भारत के विविध पारिस्थितिकीय तंत्र जैव विविधता के लिए उत्तरदायी हैं। भारतीयों ने जीवों को सदियों से सुरक्षित रखा है। पारिस्थितिकीय तंत्रों के आवास और मानवीय क्रियाओं में परिवर्तन आने के कारण वन्य जीवों की संख्या घट गई। इनकी कुछ प्रजातियां तो लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के कारण निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक और तकनीकी विकास ने वृक्षों के कटान को बढ़ा दिया है और इस प्रकार से पशुओं के आश्रय उनसे छिन गए हैं। नेक्स्ट है कृषि, आवास, उद्योग, जलाशय, बांध, सड़कें, रेलपथ आदि के विकास ने वृक्षों को ले लिया है, अतः उनमें निवास करने वाले प्राणी भी कम हो गए हैं। तीसरा है स्थानीय वनवासियों को चारा, ईंधन, फल, इमारती लकड़ी देने में वृक्षों की संख्या बुरी तरह घट गई है, जिससे वन्य प्राणी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और नेक्स्ट है राजघरानों तथा संभ्रांत परिवारों ने आखेट को मनोरंजन का स्रोत बनाकर निरीह वन्य जीवों का विनाश कर डाला, जिससे पशु प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। और नेक्स्ट है पालतू पशुओं को चारा तथा चारागाह सुलभ कराने में वृक्षों को अपना बलिदान देना पड़ा है। घटते वन क्षेत्रों के कारण वन्य जीवों की संख्या घट गई है। और नेक्स्ट है वनों में लगने वाली भीषण आग ने वृक्षों को जलाकर इनकी संख्या घटा दी तथा जीवों को विनाश की कगार पर पहुंचा दिया। और नेक्स्ट है वृक्षों से लगने वाले घातक रोग तथा कीड़ों मकोड़ों के कारण वृक्षों की संख्या घट गई। घटते वन क्षेत्रों ने वन्य जीवों के अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया है। और नेक्स्ट है वृक्षों को काटने की प्राचीन विधियों के कारण भी वन सिमट कर रहने से वन्य प्राणी भी तेजी से घटे हैं। इस प्रकार से राष्ट्रीय विश्व पशु धरोहर को संरक्षित करने, पारिस्थितिकीय पर्यटन को बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ वन्य प्राणी संरक्षण ही है। वन्य प्राणी संरक्षण में सरकार के साथ साथ जन जन से सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है। हम लोग देखेंगे भारत में वन्य प्राणी संरक्षण। आइए देखते हैं।
वन्य प्राणी संरक्षण भारतीय ऋषियों और मुनियों का आदर्श रहा है। वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम शाकाहारी भारतीयों में आदिकाल से ही चला आ रहा है। भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए निजी स्तर पर तथा सरकारी स्तर पर गंभीर प्रयास किए गए हैं। भारतीय सरकार वन्य प्राणी अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित करके प्राणियों के संरक्षण के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। इस अधिनियम को 1991 ईस्वी में पूर्ण रूपेण संशोधित किया गया और इस प्रकार से वन्य प्राणी अधिनियम प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी व्यवस्था थी। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार रखे गए हैं, जिसमें पहला है अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना और दूसरा है नेशनल पशु पार्क, पशु विहार आदि संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। तीसरा है वृक्ष काटने तथा पशुओं का वध करने वाले को कठोर दंड देना और चौथा है पौधों और जीवों की संकटापन्न प्रजातियों को सुरक्षा कवच प्रदान करना। और इस प्रकार से भारत सरकार ने इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें पहला है 103 नेशनल पशु पार्क स्थापित किए गए। दूसरा है 535 वन्य प्राणी अभय वन विकसित किए गए। तीसरा है 18 जीवमंडल निश्चय बनाए गए। और नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर्स, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी विशेष योजनाएं लागू की गई। और आगे है नेक्स्ट, भारत सरकार ने मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हुंगल परियोजना और हिमालयी कस्तूरी मृग परियोजनाओं का संचालन किया है। और इस प्रकार से वन्य प्राणियों की सुरक्षा और संरक्षण में मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित हैं और इस प्रकार से इस महान कार्य में जन जन को अपना सहयोग देना चाहिए। मात्र सरकारी प्रयासों से इस कार्य के महान लक्ष्य को पाना संभव नहीं है, वरन हर व्यक्ति को इस यज्ञ में अपने सहयोग की आहुति देनी होगी, क्योंकि वन्य जीव बचेंगे तो पर्यावरण बचेगा और पर्यावरण बचेगा तो हम बचेंगे। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने वनस्पति जगत और प्राणी जगत के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें पहला है सरकार ने 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर योजना बाघों की संख्या बनाए रखने के लिए चलाई, जिससे उनका वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखा जा सके। और दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर योजना को 16,339 वर्ग किलोमीटर तक फैलाया गया, जो अब 44 करोड़ बाघ निश्चयों में लागू की गई, जिसका क्षेत्रफल 36,98,828 वर्ग किलोमीटर हो गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत 17 राज्य समा गए हैं। नेक्स्ट है इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं जैसे मगरमच्छ प्रजनन योजना, हुगल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही है। जीवमंडल निश्चय, जीवमंडल निश्चय या कह लीजिए आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक क्षेत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल प्रोग्राम EMAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार ने के यूनेस्को के प्रोग्राम के अंतर्गत देश में 18 जीवमंडल निश्चय हैं, जिसमें 10 को यूनेस्को द्वारा विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त कर दी गई है। और आगे है जीवमंडल निश्चयों की सूची। ये निश्चय निम्नलिखित हैं। पहला है नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। इस जीवमंडल निश्चय की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई, जो 5,520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चायनाट वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर,
मधुमलाई का संपूर्ण वनों से ढका क्षेत्र तक फैला है। इस जीवमंडल नीचे में अनेक प्रजातियों के वृक्ष, घास के मैदान तथा वन्य जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। संकटापन्न वन्य जीव प्रजातियों में नीलगिरी, ताहर और शेर हैं। इस नीचे में मुख्य रूप से हाथी, बाघ, चीतल, गौर, सांबर आदि प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की जनजातियां पर्यावरण के साथ अनुकूलन बनाए हुए हैं। आगे नेक्स्ट है नंदा देवी जीवमंडल नीचे। आइए देखते हैं। इस जीवमंडल नीचे में उत्तराखंड राज्य के चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इसको भी देख लेते हैं। ये है भारत जीवमंडल नीचे का मानचित्र और इसमें देख लेते हैं इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। ये देखिए नंदा देवी है उत्तराखंड में, ठीक। सिक्किम में कंचनजंगा है और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग है, ठीक। और उसके बाद असम में मानस है, मेघालय में नाकरेक है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे सिमलीपाल है, सिमलीपाल ओडिशा में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक भी मध्य प्रदेश में है, ठीक। और आगे चलते हैं। आगे नीलगिरी है और अगस्त्यमलाई है, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे बागेश्वर जनपद आते हैं। यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनों से ढका है। यहाँ भालू, भूरा भालू, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, काला बाज, सुनहरा बाज आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के निवासी पौधों को औषधियों के रूप में एकत्र करके उन्हें संकटापन्न बना रहे हैं। दूसरे वनों की आग, वृक्ष तथा जीवों दोनों के लिए खतरा बन जाते हैं। सुंदरबन जीवमंडल नीचे। सुंदरबन जीवमंडल नीचे पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी के डेल्टा में स्थित है। यह दलदली विशाल क्षेत्र 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ मैंग्रोव वन, अनूप और वनों से ढके द्वीप मिलते हैं। सुंदरबन जीवमंडल नीचे रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थल है, जहाँ इनकी संख्या 200 है। इन मैंग्रोव वनों में मछलियाँ, वन्यजीव तथा 170 से अधिक प्रजातियों के जीव रहते हैं। बाघ इस क्षेत्र के ताज़ा तथा लवणीय जल में तैरते हैं, जो बंदरों, लंगूरों, जंगली सूरों का शिकार करते हैं। सुंदर वनों में उगने वाले हेरेसिए फोमीज से बहुमूल्य लकड़ियाँ मिल जाती हैं। आगे है मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे। आइए देखते हैं। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला है। समुद्री जीव विविधता के क्षेत्र में यह विश्व में सबसे घना क्षेत्र है। इस जीवमंडल नीचे में 21 द्वीप हैं, जिन पर ज्वार, नदमुख, पुलीन, तटीय वन, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, झीलें तथा मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। इस नीचे में पौधों और जीवों की 3600 संकटापन्न प्रजातियां हैं। समुद्री गाय इनमें प्रमुख हैं। साथ ही 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी इस श्रेणी में आती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भारत जीवमंडल नीचे की सूची है, ठीक, जिसमें नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल और डिब्रू साइखोवा, दिबांग, पंचमढ़ी, कंचनजुंगा, अगस्त्यमलाई और अचन कमर, अमरकंटक। ये है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे है कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान है, शेष अचलम है, पन्ना है, ठीक। और इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्याय 5 का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।